हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में जहां हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो फिर से ये लेक्चर है बेसिक इलेक्ट्रिकल का। और हम बेसिक इलेक्ट्रिकल में RLC के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ रहे थे लास्ट लेक्चर में, और इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं LC ऑसिलेटर्स। ओके, सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड काफ़ी बेसिक सा सर्किट है और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फर्दर एनालॉग डिज़ाइन के कोर्सेज में, तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट बेसिक्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यूज में बहुत पूछते हैं, तो भैया आराम से देखना और अच्छे से समझना इस टॉपिक को। तो ऑसिलेटर्स तो एक बहुत बड़ा चैप्टर ही है, मतलब एक बुक ही लिखी जा सकती है ऑसिलेटर्स पे। तो ऑसिलेटर थ्योरी के बारे में हम इस लेक्चर में बिल्कुल नहीं बात करने वाले। हम बेसिक LC सर्किट के बारे में बात करने वाले हैं, जिसको हम टैंक सर्किट भी बोलते हैं। इसको हम टैंक सर्किट भी बोलते हैं, ठीक है। क्यों बोलते हैं वो भी हम देखेंगे, और LC सर्किट तो बोलते ही हैं। एंड सिंस ये ऑसिलेटर भी है, जो कि हम देखेंगे कैसे ऑसिलेटर की तरह काम करता है, तो इसको LC ऑसिलेटर भी बोलते हैं। तो भैया ये एक सेटअप दिया हुआ है और इसमें से हमको निकालना है कि VC क्या है और IL क्या है, ठीक है। इसका वेवफॉर्म विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हमें बताना है, ठीक है। VC एंड IL का ये हमने निकाल लिया, मतलब हमने ये लेक्चर में सब कुछ सीख लिया, ठीक है। तो ये सेटअप क्या, अब इसको समझते हैं। ये सेटअप ऐसा है कि यहाँ पे इनिशियली ये वाला जो स्विच है ना, ये इधर है राइट साइड में, ठीक है। येलो वाला नहीं है इनिशियली। तो इनिशियली क्या होगा, ये VC वोल्टेज से कैपेसिटर चार्ज होगा, ठीक है। रेजिस्टेंस मान लो या नहीं मानो, अल्टीमेटली तो VC तक चार्ज हो जाएगा, ठीक है। भले धीरे धीरे होगा, देरी से होगा, वॉट। तो T इज इक्वल टू 0 माइनस तक, ठीक है, कैपेसिटर VC वोल्टेज तक चार्ज हो जाएगा। अब क्या किया हमने, अब हमने ये स्विच को यहां से हटा दिया और इसको लेफ्ट साइड ले आया। मतलब अब क्या हो गया, ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है VC, और ये इंडक्टर की तरफ जाएगा, ठीक है। डिस्चार्ज होगा बेसिकली, हम सबको पता है कैपेसिटर क्या कर होता है, डिस्चार्ज होता है। तो अब VC आफ्टर T इज इक्वल टू 0 कैसे रिएक्ट होगा, IL कैसे बिहेव करेगा, ये सब हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो बेसिकली दो तीन तरह के एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले इसको हम समझेंगे इंट्यूशन से, थोड़ा फील लेंगे कि कैसे ये काम कर रहा है, एग्जैक्टली कैसे काम करेगा, क्योंकि हमने कैप के बारे में भी पढ़ा है और इंडक्टर के बारे में भी पढ़ा है। फिर हम देखेंगे कि कंट्रोल सिस्टम, बेसिकली मैथ्स थोड़ा सा सॉल्व करके कंट्रोल सिस्टम के बारे में जानेंगे, और थोड़ा सा डिफरेंशियल इक्वेशन वगैरह से भी समझने की कोशिश करेंगे। तो इसका पूरा ओवरऑल एनालिसिस करके हम इस सर्किट को सीखने की कोशिश करेंगे। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं आफ्टर दिस अ लॉन्ग इंट्रोडक्शन। बहुत लंबा था यार, ठीक है। तो अब हमें पता है कि अब ये स्विच यहां से हट गया, मतलब ये कैपेसिटर अभी VC वोल्टेज तक चार्ज है, ठीक है। VC वोल्टेज तक चार्ज है, तो एट T इज इक्वल टू 0 कैप का वोल्टेज क्या होगा, VC, ठीक है। सिंपल है, VC होगा। अरे भैया ये तो हमें पता चल गया कि ये जो कैप का वोल्टेज है वो VC होगा। VC जितना भी हो, 5 वोल्ट 1 वोल्ट वॉट, ठीक है। ये कैप का वोल्टेज VC होगा स्टार्टिंग में। अब ये क्या होगा, धीरे 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 डिस्चार्ज होगा, ठीक है। और हाँ, उस समय पे करंट क्या होगा ये बताओ। तो करंट क्या होगा, अब देखो स्विच हुआ है, ये जैसे ही स्विच होता है तो क्या होता है, इंडक्टर क्या हो जाता है, अपने अपने अंदर जाने वाले करंट को अपोज करता है, मतलब वो एज अ ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है ना। स्विचिंग टाइम पे J⍵L याद करो, ओमेगा इन्फिनाइट हो जाता है, इंपेडेंस इन्फिनाइट, तो ये एक तरह से ओपन सर्किट है। तो करंट क्या होगा, 0। तो करंट है 0, वोल्टेज है VC। चलो T इज इक्वल टू 0 पे तो हमने चीजें सॉल्व कर दी हैं। अब क्या होगा, ये करंट धीरे 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 ये कैप डिस्चार्ज होगा, ठीक है, और ये इंडक्टर में जाएगा। तो इंडक्टर की भी पोलैरिटी सेम होगी जो कैप की पोलैरिटी है, और ये इंडक्टर एज अ लोड बिहेव करेगा, और इधर करंट धीरे धीरे ये चार्ज हो जाएगा। इंडक्टर चार्ज होते रहेगा, कैपेसिटर डिस्चार्ज होते रहेगा। तो ये वोल्टेज क्या होगा, धीरे 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 कम होगा, ठीक है। कम होगा कम होगा कम होगा, और ये फुल्ली डिस्चार्ज हो जाएगा, फुल्ली 0 हो जाएगा, कैप की वैल्यू 0 हो जाएगी। और यहाँ का इंडक्टर का जो करंट है वो धीरे 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 क्या होगा, बढ़ते रहेगा। तो ये यहाँ पे ये इस देर में क्या होगा, धीरे 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 बढ़ेगा। ओके, सिंपल है, क्योंकि इंडक्टर का करंट बढ़ेगा। अब यहाँ पे क्या होगा, इंडक्टर क्या करता है, वो एनर्जी को स्टोर करके रखता है इन द फॉर्म ऑफ करंट, ठीक है। मतलब इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये इन द फॉर्म ऑफ चार्ज, बट अल्टीमेटली चार्ज मींस
वोल्टेज, ठीक है। और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मतलब ये करंट के रिस्पेक्ट में आप ऐसे वोल्टेज एंड करंट के फॉर्म में समझ सकते हो। तो इंडक्टर करंट के फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करके रखा हुआ है। अब करंट का डायरेक्शन क्या है, नीचे की तरफ। अब क्या होगा, यहाँ पे वोल्टेज है 0, ठीक है, और यहाँ पे करंट बहुत हाई है इंडक्टर में। अब क्या होगा, ये डिस्चार्ज होना चालू करेगा। कौन, इंडक्टर डिस्चार्ज होना चालू करेगा, और कैपेसिटर क्या होगा, चार्ज होना चालू करेगा। बट अब पोलैरिटी क्या हो जाएगी, पोलैरिटी हो जाएगी उल्टी, है ना, अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि अब करंट इधर से जा रहा है, पीछे नीचे वाले, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे निगेटिव होके ये चार्ज होना चालू करेगा। इवन इसकी भी डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी, है ना, ये निगेटिव ये पॉजिटिव। तो जैसे ही करंट, पहले ये एज अ लोड एक्ट कर रहा था, अब ये एज अ सोर्स एक्ट कर रहा है, तो डायरेक्शन उल्टी हो जाती है। तो अब करंट इधर से जाएगा, तो करंट की डायरेक्शन चेंज हुई क्या, नहीं, करंट की डायरेक्शन पहले भी ऐसी ही थी, अभी भी ऐसी है। तो करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं हुई, मतलब करंट अभी भी पॉजिटिव ही है गिवन डायरेक्शन में। बट अब करंट क्या होगा, कम होते जाएगा, ठीक है ना। अब करंट क्या हो जाएगा, कम होते जाएगा, ठीक है। और वोल्टेज क्या होगा, वोल्टेज बढ़ते जाएगा, बट इन द अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो इन द अपोजिट डायरेक्शन वोल्टेज क्या होगा, बढ़ते जाएगा, ठीक है। अब यहां पे क्या हो गया, वोल्टेज मैक्सिमम हो गया, मतलब कैपेसिटर क्या हो गया, -Vc तक, ये -Vc तक चार्ज हो गया है, -Vc वोल्ट तक चार्ज हो गया है, जो इसको गिवन था वो वोल्टेज। अब -Vc वोल्टेज तक चार्ज हो गया है फुल्ली, ओके। और करंट की डायरेक्शन, करंट क्या हो गया, अभी सर्किट में 0 हो गया, वापस से कैपेसिटर फुल्ली चार्ज और करंट 0, ओके। अब क्या होगा, कैपेसिटर, कैपेसिटर बोलेगा मेरे पास मैं फुल्ली चार्ज हूं और करंट 0 है, तो अब कैपेसिटर क्या होगा, अब कैपेसिटर डिस्चार्ज होना चालू हो जाएगा, बट अब करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अब करंट की डायरेक्शन हो जाएगी उल्टी, अब इधर से फ्लो होगा। तो ये क्या है, -IL है, क्योंकि IL हमने क्लॉकवाइज दिया था, तो अब एंटी क्लॉकवाइज मतलब -IL। तो अब ये इधर से, मतलब करंट क्या हो जाएगा, अब निगेटिव की तरफ जाने लगेगा, और वो धीरे 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 बढ़ने लगेगा, ठीक है। और इन द सेम मैनर अब क्या होगा, अब ये पोलैरिटी यही रहेगी, क्योंकि ये एज अ लोड काम कर रहा है, ठीक है, एज अ लोड। और ये क्या हो जाएगा, वोल्टेज धीरे 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 0 हो जाएगा, क्योंकि कैपेसिटर अब क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, ओके, कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है। और इंडक्टर इस समय क्या हो गया, इंडक्टर का जो करंट है वो यहां पे हो गया -IL, ओके, जो प्रीवियस वैल्यू था। अब क्या होगा, यहां पे जाके क्या हो गया, कैपेसिटर का वोल्टेज क्या हो गया, 0 हो गया। तो कैपेसिटर 0, करंट फुल, IL फुल हो गया और कैपेसिटर 0 हो गया, ठीक है। तो कैपेसिटर 0 हो गया और करंट की डायरेक्शन है इधर, ठीक है, क्योंकि ये चार्ज जो हुआ है, क्या इंडक्टर चार्ज हुआ है, वो इस डायरेक्शन में चार्ज हुआ है ऊपर। तो जब डिस्चार्ज होगा तो सेम डायरेक्शन से होगा, ये हमेशा याद रखना कि इंडक्टर जिस डायरेक्शन में चार्ज हुआ है उसी डायरेक्शन में वो करंट को डिस्चार्ज भी करेगा। तो नीचे से ऊपर की तरफ करंट आके ये चार्ज हुआ है, तो उसी डायरेक्शन से ये डिस्चार्ज भी करेगा। तो मतलब इसकी पोलैरिटी क्या हो जाएगी, उल्टी। तो ये पॉजिटिव इधर और ये निगेटिव इधर। अब ये डिस्चार्ज होना चालू करेगा विथ दिस डायरेक्शन, ठीक है। तो अब ये इधर से डिस्चार्ज होना चालू करेगा, ये हो गया L। तो अब फिर से ये क्या हो जाएगा, IL की तरफ बढ़ने लगेगा, ठीक है। अभी बढ़ने नहीं लगेगा, अभी ये धीरे 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 पहले तो 0 की तरफ जाएगा, ठीक है। तो इधर से ये डिस्चार्ज होना चालू हुआ, तो इधर से ये डिस्चार्ज होना चालू हुआ ऐसे, ठीक है। और ये करंट 0 हो जाएगा, मतलब ये इधर से 0 हो जाएगा, और यहां पे कैप क्या हो जाएगा, कैप हो जाएगा फुल्ली चार्ज विथ द साइन, एक सेकेंड, ये, हाँ, फुल्ली चार्ज हो जाएगा विथ अपोजिट साइन, ठीक है। तो ये यहाँ पे कैप क्या हो जाएगा, अगेन Vc से यहाँ पे चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा एक साइकिल कैसे हो रहा है, समझ में आ रहा है, मतलब पहले कैप से इंडक्टर में जा रहा है, तो अब देखो एकदम थोड़ा फास्ट क्विक देखेंगे बड़े में, ताकि आपको समझ में आए। ये फुल्ली चार्ज है, ठीक है, यहां से इंडक्टर में गया करंट, ठीक है। अब करंट की डायरेक्शन नीचे है, तो इंडक्टर भी डिस्चार्ज जब होगा तो इधर से ही होगा, तो ये इधर से डिस्चार्ज होगा। अब क्या हो जाएगी, उसकी पोलैरिटी उल्टी हो जाएगी, तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव हो गया, ठीक है। तो अब जब कैप डिस्चार्ज होगा तो उल्टी डायरेक्शन में होगा, तो कैप अब
तो कैप अब जब डिस्चार्ज होगा तो इधर से डिस्चार्ज होगा, ठीक है। और इंडक्टर चार्ज होगा तो अब इसका करंट भी उल्टा हो जाएगा, तो इंडक्टर इधर की तरफ चार्ज होगा। अब जब इंडक्टर फुल्ली चार्ज हो गया और कैप का वोल्टेज 0 हो जाएगा, तो अब क्या होगा, इंडक्टर जब डिस्चार्ज होगा तो सेम डायरेक्शन में होगा और फिर ये पोलैरिटी क्या करेगा, उल्टी कर देगा, ठीक है। तो ये फिर से पोलैरिटी क्या हो जाएगी, यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे निगेटिव, ठीक है, नीचे निगेटिव, ठीक है। तो यही कैप से इंडक्टर, इंडक्टर से कैप, कैप से इंडक्टर, इंडक्टर से कैप, यहीं पे ये चार्ज घूमते रहेगा, नो लॉस, ठीक है, कोई लॉस है ही नहीं। एक्चुअली में इस सर्किट में क्या होता है कि इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस के अलावा भी एक रेजिस्टेंस भी रहता है, ठीक है। रेजिस्टेंस कहां से आया, ये वायर का रेजिस्टेंस हो सकता है, ठीक है, सबसे पहला। तो दूसरा और तीसरा क्या फंडा है कि ये जो इंडक्टेंस है, खास के कैपेसिटर का भी कुछ रेजिस्टेंस होता है, बट वो उतना ज्यादा नहीं होता है। इंडक्टेंस में तो काफी रेजिस्टेंस होता है, उसको हम क्वालिटी फैक्टर से डिनोट करते हैं, ठीक है, वो सब हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। तो एक्चुअली में यहाँ पे रेजिस्टेंस होता है, बट हमने मान लिया आइडियल इंडक्टर है, आइडियल कैपेसिटर है, कोई लॉस नहीं है, तो क्या होगा, ये चार्जेस घूमते रहेंगे इधर से इधर, इधर से इधर। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, टैंक सर्किट बोलते हैं। टैंक, टंकी में पानी भरते हैं तो वो स्टोर रहता है ना, तो इसीलिए यहाँ पे भी एनर्जी हमने स्टोर करके रखा हुआ है, इधर से उधर घूमते रहेगा, एक टंकी जैसा ये हमने बना दिया है। टंकी से वाटर कभी खत्म नहीं होगा, स्टोरेज की तरह काम करेगा, तो इसलिए इसको एलसी टैंक सर्किट भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा इंट्यूशन कि हमने किस तरह का वेवफॉर्म बना दिया। बोले कि यार आपने शेप कैसे डिसाइड किया, ठीक है, हमें ये तो समझ में आया कि वोल्टेज ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ये तो समझ में आया, बट किस वे से जाएगा, ये ऐसे भी तो जा सकता है, ऐसे भी तो जा सकता है, ये डायरेक्टली लीनियर एकदम स्ट्रेट लाइन की तरफ भी तो जा सकता है, कैसे भी जा सकता है यार, है ना। तो ये कौन बताएगा, तो भैया ये तो हमें मैथ्स ही बताएगा, ठीक है, और कोई चारा नहीं है, हमें मैथ्स से ही पूछना पड़ेगा कि ये कैसे होगा, ठीक है। हम सिर्फ उसका ट्रेंड बता सकते हैं इंट्यूशन से कि ये किस तरह से ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, फिर नीचे से ऊपर जाएगा, इतने मैक्सिमम वैल्यू इतनी है, मिनिमम वैल्यू इतनी, ये सब हम इंट्यूशन से बता सकते हैं। बट जब हमको एग्जैक्ट शेप चाहिए तो मैथ से पूछना पड़ेगा। अब मैथ से पूछ लेते हैं, तो थोड़ा सर्किट एक बार फिर से बना लेता हूं सिंप्लीफाई करके। ये L, ये C, ठीक है, और यहाँ पे इनिशियल वोल्टेज मेरा VC है, ठीक है, इनिशियल वोल्टेज VC है। और अब देखो मुझे पता है कि ये IC है, ठीक है। अब IC में जब भी लिखूंगा पॉजिटिव डायरेक्शन के नीचे लिखूंगा, ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा है। सिमिलरली IL जब भी लिखूंगा तो मैं नीचे की डायरेक्शन में लिखूंगा, मतलब ये पॉजिटिव निगेटिव है, तो हमेशा पॉजिटिव इज माय एंटरिंग नोड, ठीक है। तो यहां से मुझे क्या पता चल गया, IL इज इक्वल टू माइनस IC, तो साफ दिख रहा है IL इज इक्वल, क्योंकि मैंने उल्टी डायरेक्शन ली है। मतलब ये क्या सर, सिंपल रखो ना चीजें, क्या दो डायरेक्शन में सेम करंट को लेके कंफ्यूज कर रहे हो। तो यार कंफ्यूज नहीं, ये चीजें आसान करने के लिए जो कि आपको अभी बाद में पता चलेगा, ठीक है। तो अब देखो यहां पे VC क्या है, VC इज इक्वल टू VL, ठीक है, VC इज इक्वल टू VL, और VL क्या लिखते हैं हम, L DIL बाई dt, है ना, ठीक है, ये हमें पता है। VL इज इक्वल टू L DIL बाई dt, और IL का करंट इधर नीचे की तरफ से, इसलिए हम आंख मूंद के बिना कोई साइन का सोचे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, क्योंकि ये करंट पॉजिटिव पे एंटर कर रहा है। अब IL इज इक्वल टू क्या है, माइनस IC, ठीक है, क्योंकि हमें VC लिखना है, हमें VL नहीं लिखना है, हमें VC के टर्म्स में इक्वेशन लिखना है। तो VC के टर्म्स में इक्वेशन लिखेंगे तो करंट भी IC के टर्म्स में होना चाहिए, तो माइनस L DIC बाई dt, DIC बाई dt, ठीक है। माइनस कहां से आया, क्योंकि IL इज इक्वल टू माइनस IC ना, हमने अपोजिट लिया है। अब देखो IC को क्या लिख सकते हैं, C dVC बाई dt, IC इज इक्वल टू C dVC बाई dt, ये हमें पता है ना। अगेन यहाँ पे माइनस प्लस का हम साइन का झंझट नहीं लेंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव नोड पे एंटर कर रहा है, तो IC अगर पॉजिटिव नोड पे एंटर कर रहा है तो बस आंख मूंद के डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, तो ये क्या हो जाएगा, VC इज इक्वल टू माइनस L और C dVC बाई dt, ठीक है। तो अब यहां से क्या हो गया इक्वेशन हमारे पास, यहां से इक्वेशन हो गया, सॉरी, D2V बाई VC बाई dt स्क्वायर, क्योंकि ये DIC बाई dt है ना, तो दो बार डिफरेंशिएट हो जाएगा, ये DVC IC की जगह C dVC बाई dt लिखोगे तो ये दो बार डिफरेंशिएट हो जाएगा। तो यहां से क्या लिख सकता हूं, LC D2VC
बाई डी टी स्क्वायर प्लस वीसी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये एक मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन बन के आ गया। ठीक है, इसको मैं और अच्छे तरीके से कैसे लिख सकता हूं, डी टू वी सी बाई डी टी स्क्वायर प्लस वी सी अपॉन एल सी इज इक्वल टू 0। तो ये मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया। अब यार देखो, ये तो सेकेंड ऑर्डर है ना। अब अभी तक तो हमने फर्स्ट ऑर्डर ही देखा था, अब ये तो सेकंड ऑर्डर आ गया। तो इसको कैसे सॉल्व करें, और सेकंड ऑर्डर तो आना ही था क्योंकि दो दो एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट्स हैं, तो दोनों के कारण आएंगे, ये सेकंड ऑर्डर आएगा। तो अब देखो फर्स्ट ऑर्डर से थोड़ा सा हम हिंट लेते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर क्या था, अगर मेरे पास एक आरसी सर्किट है, एक कैप है और एक रेजिस्टेंस है, सिंपल, और ये इसका नेचुरल रिस्पॉन्स जो हमने देखा था, वीसी ऑलरेडी चार्ज है, तो हमने कैसे इक्वेशन लिखा था कि आरसी डीवीसी बाई डी टी प्लस वी सी इज इक्वल टू 0, ये हमने ऐसा लिखा था। और ये जनरल फॉर्म है, ये जनरल फॉर्म क्या है, टाउ डीवीसी बाई डी टी प्लस वी सी इज इक्वल, टाउ मतलब टाइम कांस्टेंट, टी इज इक्वल टू आर सी। इवन आप आरएल सर्किट में भी जाओगे ना, सेम फॉर्म में आप टाउ की जगह एल अपॉन आर लिख सकते हो, टाउ की जगह एल अपॉन आर इन द फॉर्म ऑफ आरएल सर्किट। ठीक है, तो ये एक जनरलाइज इक्वेशन है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, डीवीसी बाई डी टी प्लस वीसी अपॉन आरसी इज इक्वल टू 0। मैंने डिवाइड कर दिया आरसी से। तो अब देखो, इसको तो मैंने सॉल्व किया था कि एक्सपोनेंशियल हो जाएगा, क्योंकि ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव लिया तो वो खुद का ही फंक्शन बन जाता है, ऐसे ऐसे हमने सोचा था ना थोड़ा। बट इसको एक अदर फॉर्म भी है इसको सॉल्व करने का, इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है कि हम डी बाई डी टी को डी से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, डी प्लस 1 अपॉन आर सी इंटू वी सी इज इक्वल टू 0, ऐसा हो जाएगा ना। डी बाई डी टी को डी से रिप्लेस कर दिया, तो डी इंटू वी सी, और वीसी कॉमन हो गया, तो यहां से डी क्या निकल के आएगा, डी इज इक्वल टू -1 अपॉन आर सी। तो ये मेरा क्या है, एक पोल है। तो ये पोल ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, और जब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का हमें पोल पता चल जाता है ना, तो हम डायरेक्टली इक्वेशन लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ a1 e टू द पावर -1 अपॉन आर सी इंटू टी। तो यही से ये आया है। हमारा इक्वेशन क्या था, वीसी, ये वोल्टेज का वीसी इज इक्वल टू वी जीरो, मतलब इनिशियल वोल्टेज वी इनिशियल ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। तो ये यही से आया। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का जो पोल है ना, वो ई टू द पावर माइनस पोल इंटू ये, तो ये जो पोल है जिसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं सपोज, तो ये ई टू द पावर माइनस अल्फा टी हो जाता है। ठीक है, ई टू द पावर अल्फा टी रैदर पकड़ लो, क्योंकि ये ऑलरेडी माइनस है, तो ई टू द पावर अल्फा टी हो जाता है। ठीक है, तो ये एक जनरल फॉर्म है जो कि हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यूज करके करते हैं। तो यहां पे भी हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यूज कर सकते हैं। तो यहां पे हम क्या करेंगे, डी बाई डी टी को डी से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एल सी इंटू वी सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर इज इक्वल टू -1 अपॉन एल सी। अब माइनस का रूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो d इज इक्वल टू प्लस माइनस, और दो रूट्स कौन से आएंगे, प्लस माइनस j 1 अपॉन रूट एल सी। ठीक है, ये यहां से आया। तो अब रूट्स क्या है हमारे पास, रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो अगर हमें रूट्स पता चल गया कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के, तो हम आराम से लिख सकते हैं फाइनल फंक्शन। बट उसके पहले हम थोड़ा सा कंट्रोल सिस्टम भी देख लेते हैं। तो अगर रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है विथ रियल पार्ट इज इक्वल टू 0। इसका कोई रियल पार्ट नहीं है, सिर्फ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ही है, ओनली इमेजिनरी पार्ट। मतलब ये क्या है, रूट्स आर ऑन इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, जिनको नहीं पता कंट्रोल सिस्टम क्या है, थोड़ा सा बता देता हूं, बाकी मैं ज्यादा तो नहीं समझा पाऊंगा क्योंकि कंट्रोल थ्योरी के अलग से सब्जेक्ट ही है, इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, तो ये रियल इमेजिनरी एक्सिस कहां से आया, तो हमें पता है कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, सिग्मा प्लस जे ओमेगा। ठीक है, तो ये है सिग्मा और ये है जे ओमेगा।
तो अब ये रूट्स क्या है, सिग्मा इसका 0 है, मतलब रियल पार्ट इसका 0 है, तो जे ओमेगा एक्सिस पे ये कहां आएगा, एक प्लस में जाएगा, प्लस 1/√LC और एक -1/√LC। तो रूट्स आर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट एंड ऑन द इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, तो जब भी ऐसी कंडीशन आती है तो क्या होता है, सिस्टम इज अनस्टेबल, सिस्टम अनस्टेबल है। और इसका रिस्पॉन्स कैसा होगा, रिस्पॉन्स इज सस्टेन्ड ऑसिलेशन, सस्टेन्ड ऑसिलेशन है, मतलब ऑसिलेशन तो कर रहा है, ऑसिलेट करेगा, बट सस्टेन्ड ऑसिलेशन है, मतलब वो ऑसिलेट करते रहेगा करते रहेगा करते रहेगा। ठीक है, ना बढ़ेगा ना घटेगा। अब इसमें देखो थोड़ा सा मैं बता देता हूं, अगर लेफ्ट साइड पे रहा पोल्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का, तो ये क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। राइट साइड में रहा तो ये क्या हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है। बट इमेजिनरी एक्सिस पे रहा तो जाके वो ऑसिलेटर की तरह बिहेव करता है। तो देखो लेफ्ट साइड में रहा, लेफ्ट साइड में है तो तुम्हारा रिस्पॉन्स, ये ट्रांजिएंट बता रहा हूं, ठीक है, ये ट्रांजिएंट और ये वोल्टेज, तो कुछ ये इसका कैसा है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट अगर है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट अगर रहता है तो वो ऐसे जाके ऑसिलेट करके करते 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 डाई आउट हो जाएगा। ठीक है, ऑसिलेट करेगा क्योंकि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, बट बाद में डाई आउट कर देगा। अब ये जल्दी डाई आउट होगा कि देर से डाई आउट होगा कि क्या होगा, वो सब हम देखेंगे आगे के लेक्चर्स में। ठीक है, राइट साइड में अगर है, राइट साइड में अगर है तो क्या होगा, अनस्टेबल है, मतलब ऑसिलेट करेगा, बट ये ग्रोइंग ऑसिलेशन होगा, तो मतलब ये इस तरह से ग्रो करते हुए जाएगा। ठीक है, ग्रो करते हुए जाएगा। ओके, ये बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। बट अगर बीच में है तो भैया, बीच में है तो ये सस्टेन्ड ऑसिलेशन, मतलब ना ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, एकदम परफेक्टली परफेक्टली ये अच्छे से आपको ये ऑसिलेशन देगा। ठीक है, तो इसलिए ये ऑसिलेटर है। ओके, क्योंकि सस्टेन्ड ऑसिलेशन दे रहा है और ये सबसे मस्त वाला ऑसिलेटर है, बट डिजाइन करना बहुत मुश्किल है, सही बता रहा हूं। और सिंस चीजें आइडियल है तो हमें टेंशन की जरूरत ही नहीं है। अब बोलना सर ये ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है, तो अभी भी हमें इसका शेप नहीं पता है, अभी बस हमें इतना पता है कि ऑसिलेट करेगा, और ये वो भी कंट्रोल सिस्टम से पता है, और आपने बता दिया तो हमने सुन लिया। ठीक है, हम मैथ सॉल्व करेंगे, टेंशन मत लो, अभी करेंगे। बट इसमें एक और चीज है कि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है ना। अगर ये ऑसिलेट कर रहा है, अगर ये ऐसे ऊपर नीचे कर रहा है, तो कुछ एक पर्टिकुलर पीरियड रहेगा इसका, तो फ्रीक्वेंसी क्या है इसकी वो भी निकालेंगे, वो भी बाकी है अभी। तो यार ना भैया हमें शेप पता है ना फ्रीक्वेंसी पता है, और बस हम सुने जा रहे हैं तुम्हारी कथा। तो ठीक है, आते हैं हम वापस से। तो हम कहाँ थे, हम यहाँ पे थे, हमें रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पता चल गया। तो रूट्स क्या हमारे पास, d इज इक्वल टू, या फिर इसको रैदर ऐसे लिखते हैं d1 d2, क्योंकि दो रूट्स हैं हमारे पास यार, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। ठीक है, रूट अंडर एलसी। अब इसका मैं क्या करूं, तो देखो डिफरेंशियल इक्वेशन जिन्होंने भी पढ़ा होगा उनको थोड़ा बहुत याद होगा कि अगर सिंगल पोल है, ठीक है, अगर सिंगल पोल है P1 या फिर अल्फा 1, ये पोल है सपोज, तो इसका इक्वेशन क्या आता है, A1 e टू द पावर अल्फा 1 t। ठीक है, ये इसका रूट आता है, सॉरी, या ये इसका टाइम डोमेन में आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आता है, सॉरी वर्ड मिस कर रहा था, ये इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, मतलब ये VC का सॉल्यूशन है। अब दो है, तो दो है तो क्या होता है, एक तो एक जब भी कोई पोल आता है ना, तो उसके कारण से एक एक्सपोनेंशियल कंपोनेंट आता है। ठीक है, और एक्सपोनेंशियल कंपोनेंट क्यों आता है, क्योंकि अल्टीमेटली तो चीज वही है ना, एक ऐसा फंक्शन जिसको आप डिफरेंशिएट करो तो खुद ही बन जाए। ठीक है, अब यहां पे देखो, यहां पे भी सेम चीज हो रही है, मुझे मुझे यहां पे एक ऐसा फंक्शन चाहिए जिसको मैं दो बार डिफरेंशिएट करूं और फिर जाके वो -VC/LC के बराबर हो जाए, तभी तो जीरो होगा। अगर मैं, ये जीरो कब होगा, जब ये फंक्शन, ये पूरा का पूरा फंक्शन -VC/LC होगा, तभी तो ये जीरो होगा। ऐसा फंक्शन VC, यहां पे ऑलरेडी VC है, VC को दो बार डिफरेंशिएट करने के बाद मुझे -VC/LC चाहिए, अल्टीमेटली एक्सपोनेंशियल ही होगा, एक्सपोनेंशियल के अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता है। ठीक है, हो सकता है बट वो भी एक्सपोनेंशियल से ही डिराइव होता है।
देखेंगे आगे, ठीक है। अब अभी नहीं बताता हूं, बट देखेंगे आगे। तो यहाँ पे दो पोल्स हैं, तो दो पोल्स के कारण ये दो फंक्शंस आते हैं। तो यहाँ पे इसका जो सॉल्यूशन होता है, तो तो इसका जो जनरलाइज सॉल्यूशन है, जनरलाइज सॉल्यूशन कुछ इस तरह से होता है, a1 e टू द पावर अल्फा 1 t प्लस a2 e टू द पावर अल्फा 2 t। ये कब होता है? जब रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, मतलब रूट्स रियल हैं और अलग अलग हैं, ठीक है, सेम रूट्स नहीं है। सेम रूट्स हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे टी आता है, जिसके बारे में हम नहीं बात करेंगे, क्योंकि मैं डिफरेंशियल इक्वेशन सच में नहीं पढ़ाना चाहता हूं, बट थोड़ा सा फील देना चाहता हूं। ये तो आपको पता है, आरसी के कारण आया था। ये दूसरा वाला क्योंकि दो पोल है, ठीक है, अल्फा 1 एंड अल्फा 2। बट यहां पे क्या है, अल्फा 1 अल्फा 2 इज इक्वल टू अल्फा 1 का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, ठीक है। अब ये दूसरा वाला पहले का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, ये हमें यहां से दिख रहा है। तो अब कैसे बन के आता है, वीसी इज इक्वल टू ए वन नहीं, अब ए ही लिखते हैं क्योंकि एक ही है, ई टू द पावर अल्फा टी प्लस ए का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ई टू द पावर अल्फा का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इनटू टी, ठीक है, समझ में आया। मतलब अब दूसरा वाला क्या होगा, पहले का कॉम्प्लेक्स, बोले सर ये अल्फा तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा, ए भी क्यों कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा? यार ए कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट नहीं होगा तो ये पॉसिबल है क्या? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का मतलब क्या है, एक प्लस में जे ओमेगा और एक माइनस में जे ओमेगा, ठीक है। और जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो जे ओमेगा क्या हो जाएगा, जीरो। तो मतलब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट नहीं होगा तो इमेजिनरी पार्ट कभी जीरो हो ही नहीं पाएगा। और रियल वर्ल्ड में ये वीसी क्या होगा, ऑलवेज रियल, ठीक है, ऑलवेज रियल। वीसी क्या है, वोल्टेज है, वोल्टेज क्या होगा 2.5 2.6 2.67 2.8 5.9 कुछ भी होगा, बट कॉम्प्लेक्स तो नहीं होगा ना। हम ये तो नहीं बोलेंगे वोल्टेज है 5 प्लस जे, ठीक है, ऐसे नहीं बोलेंगे। तो ये हमेशा रियल है, तो ये भी हमेशा, ये दोनों का एडिशन रियल ही होगा। और ये रियल कब होगा, जब ये दोनों कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होंगे और ये इमेजिनरी पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसीलिए रियल वर्ल्ड में रूट्स हमेशा क्या होता है, कॉम्प्लेक्स, अगर कॉम्प्लेक्स हैं तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ही होने हैं, वो सेपरेटली हो ही नहीं सकते, बिकॉज उसको कैंसिल आउट होना ही है, क्योंकि रियल वर्ल्ड में वोल्टेज करंट कोई भी हमें रियल ही मिलेगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो इसलिए हमेशा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा। अब बोलना सर ये बड़ा वाला इक्वेशन तो लिख दिया, अल्फा हमें पता है क्या, अल्फा 1/√LC है, ठीक है, जे बाई रूट अंडर एलसी है, क्योंकि जे भी यहां लिखना है। सर ये ए कैसे निकालेंगे, तो ए निकालने के लिए हमें इनिशियल कंडीशन से पूछना पड़ेगा। तो इनिशियल कंडीशन क्या है, तो इनिशियली, अच्छा यहां पे कंफ्यूज मत होना, जो वीसी है ना वो वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, ये वीसी ऑफ टी है, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। और एक और वीसी जो मैंने लिया है वो मैंने इनिशियल वोल्टेज लिया है, इनिशियल वोल्टेज ऑफ कैप, तो वो दोनों मैंने वीसी ही लिया है, ठीक है। तो इसलिए कंफ्यूज मत होना, वीसी, ये जो वीसी है ये वीसी ऑफ टी है, ठीक है, मतलब कैपेसिटर का वोल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। और एक इनिशियल वोल्टेज भी वो मैंने वीसी लिया है, तो उसको मैं वीसी जीरो लिख दूं क्या, जस्ट कि तुम कंफ्यूज ना हो, ठीक है, उसको मैं वीसी जीरो लिख देता हूं, ठीक है। वीसी जीरो इज इनिशियल वोल्टेज और वीसी टी तेरा वोल्टेज ऑफ कैप। तो ये चलो 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 यहाँ पे, ठीक है, ये वीसी जीरो लिख देता हूं तो कंफ्यूज नहीं हो गया, ओके, क्योंकि मेरी आदत है कैप वोल्टेज मतलब वीसी। ओके, तो अब यहां से इनिशियल कंडीशन से पूछते हैं, तो एट टी इज इक्वल टू जीरो, एट टी इज इक्वल टू जीरो, वीसी टी क्या है, वीसी ऑफ जीरो, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए प्लस ए का आपका कॉन्जुगेट, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, यहां से इसका इमेजिनरी पार्ट क्या, अब इसके दो पार्ट होंगे, देखो इसके दो पार्ट होंगे, तो दो पार्ट क्या होंगे, A1R, रैदर एक सेकेंड रुको, हाँ, ये A1R प्लस जे ओमेगा प्लस A2R माइनस जे ओमेगा, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा एक दूसरे का। तो एक दूसरे का कॉम्प्लेक्स, ये टू क्यों लिखा है, ये भी ए ही होगा ना, हाँ। तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा तो ये रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट तो जीरो ही होना है, ठीक है, क्योंकि ये वीसी जीरो है। तो यहां से क्या आ जाएगा,
2AR, R मीन्स रियल, ठीक है, ये A का इसका रियल पार्ट 2AR इज इक्वल टू VC 0, तो यहां से AR क्या हो जाएगा VC 0/2, ठीक है। तो यहां से हमें क्या पता चल गया, इसका रियल पार्ट पता चल गया। अब इमेजिनरी पार्ट क्या है ये भी तो देखना है, क्योंकि A क्या है रियल प्लस सम इमेजिनरी, यहां पे तो इमेजिनरी कैंसिल आउट हो गया, तो रियल पार्ट हमें पता है VC 0/2 हो गया। इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, तो इमेजिनरी पार्ट निकालने के लिए हमें एक और इनिशियल कंडीशन के पास जाना पड़ेगा, और उसके लिए चाहिए हमें इसको डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो हमें क्या है VCT इज इक्वल टू Ae⁻⁴ प्लस A⁴ इंटू T, ठीक है। अब इसका क्या लेंगे dVC/dt लेंगे, dVC/dt क्या हो जाएगा I0/C, ठीक है, ये हमें पता है dVC/dt I0/C होता है। एट t इज इक्वल टू 0, एट t इज इक्वल टू 0 करंट क्या है हमारे पास, करंट है हमारे पास 0 है ना, ग्राफ में हमने देखा था, ये ग्राफ में इंट्यूटिवली में हमने बताया था करंट 0 होगा। तो चलो करंट 0 हो गया, क्योंकि करंट 0 हो गया तो ये 0, ठीक है, तो dVC/dt भी 0 है। अब इसको डिफरेंशिएट करो ये वाले को, तो ये क्या हो जाएगा A⁻e⁻t प्लस A⁴ A⁻e⁻t, ठीक है। तो अब यहां से क्या हो जाएगा एट t इज इक्वल टू 0 ना, ये एट t इज इक्वल टू 0, तो यहां से A⁻ प्लस A⁴ इज इक्वल टू 0, ठीक है, सिंपल है। अब हमें पता है कि ये जो अल्फा है और ये अल्फा कॉन्जुगेट है, ये तो इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है, ये इमेजिनरी पार्ट है, तो मतलब अल्फा इज इक्वल टू J/√LC है, और अल्फा कॉन्जुगेट क्या है -J/√LC है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, अल्फा इज इक्वल टू माइनस अल्फा का कॉन्जुगेट, है ना, सॉरी हाँ, अल्फा इज इक्वल टू माइनस, क्योंकि इसमें रियल पार्ट है ही नहीं, हमें पता है ये रूट्स में रियल पार्ट नहीं है, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसका माइनस लेके इसको ये इस तरह लिख सकते हैं, तो A-A इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये सिर्फ हम इस केस के लिए ही कर सकते हैं, ये जनरलाइज केस के लिए नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास रूट्स में रियल पार्ट 0 है, इसलिए हम इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करके इसको कॉमन लेके उधर ले जा सकते हैं और वो 0 कर सकते हैं। और ये अल्फा कॉन्जुगेट मतलब माइनस ऑफ अल्फा, ठीक है, तो ये हमने अल्फा लेके उधर भेज दिया, और A-A कॉन्जुगेट हमारे पास आ गया 0। तो इसका मतलब क्या हो गया, A इज इक्वल टू A कॉन्जुगेट। A इज इक्वल टू A कॉन्जुगेट कब पॉसिबल है, व्हेन, कब पॉसिबल है, दिमाग लगाओ, ये A और AR प्लस A इमेजिनरी, ठीक है, और दूसरा क्या है AR माइनस A इमेजिनरी, ठीक है। ये दोनों इक्वल कब होंगे, ये दोनों इक्वल कब होंगे, सोचो, जब इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाएगा, तभी ये दोनों इक्वल होंगे ना, AR AR, रियल रियल, इमेजिनरी तो 0 ही है। तो ओनली पॉसिबल व्हेन इमेजिनरी पार्ट इज 0, ठीक है, सिर्फ तभी पॉसिबल है जब इमेजिनरी पार्ट 0 है। मतलब क्या हो गया, A ऑफ इमेजिनरी इज इक्वल टू 0, मतलब A इज इक्वल टू A रियल इज इक्वल टू VC/2, सिंपल है। तो अब क्या हो गया, A की वैल्यू हमें पता चल गई। तो देखो कैसे किया, एक बार ध्यान से सुन लो। पहले हमने क्या किया, ये इक्वेशन लिखा, ये इक्वेशन तो सबको इजी है, ठीक है। अब हमें ये इक्वेशन लिख दिया, अल्फा हमें पता है, सिर्फ A की वैल्यू निकाली, अल्फा हमें पता है क्योंकि ये अल्फा क्या है, रूट्स है। A की वैल्यू के लिए हमें इनिशियल कंडीशन निकाली। पहले क्या किया, VC को 0 किया, VC को 0 किया तो वहां से रियल पार्ट आया, फिर हमने क्या किया, उसका डेरिवेटिव लिया और फिर उसको 0 किया, तो वहां से हमें इमेजिनरी पार्ट आया। तो रियल पार्ट हमें पता चला कि रियल पार्ट है VC 0/2 और इमेजिनरी पार्ट है 0, ठीक है।
तो हमारे पास a का वैल्यू क्या आ गया, vc 0/2। अब हम लिखेंगे इस इनिशियल कंडीशन को इक्वेशन में डालेंगे vc ऑफ t के, तो vc ऑफ t क्या हो जाएगा हमारे पास, रुको फिर से लिख देता हूं, a e टू द पावर अल्फा t प्लस, ठीक है, a कॉन्जुगेट e टू द पावर अल्फा स्टार t, ठीक है। तो अब a क्या है हमारे पास, a इज इक्वल टू a कॉन्जुगेट इज इक्वल टू vc 0/2 यहां से, तो अब यहां से क्या लिख सकता हूं, vc 0/2, ठीक है, vc 0/2 e टू द पावर यहां पे प्लस j बाई रूट एल सी, ठीक है, प्लस e टू द पावर माइनस j बाई रूट एल सी, ओके, ठीक है। तो अब ये क्या कौन से फॉर्म में है, अगर तुम्हें पता हो e टू द पावर j थीटा प्लस e टू द पावर माइनस j थीटा बाई 2, ये क्या होता है, cos थीटा होता है भाई, ठीक है, ये cos थीटा होता है। तो अब यहां से क्या लिख सकता हूं, vc ऑफ t, सॉरी t इज इक्वल टू, अब ये क्या है, यहां पे मल्टीप्लाई डिवाइड 2 से कर दो ना, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 अंदर आ जाएगा और अंदर वाला cos थीटा हो जाएगा और ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा vc 0 cos 1/रूट एल सी इंटू टी, ठीक है, और ये हाँ यहाँ पे t भी आएगा ना, अल्फा t है, ओके। तो ये आ गया हमारे पास, देखो ये क्या आया, cos, ओके, दिस इज cos। अब cos का फॉर्म क्या होता है, cos का फॉर्म होता है, ये होता है cos ओमेगा टी, ठीक है, थीटा मतलब क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, ओके। तो ओमेगा क्या होगा हमारे पास, ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC, ओमेगा क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन rather than एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन विच इज इन रेडियन पर सेकेंड। अगर आपको फ्रीक्वेंसी चाहिए तो इसको ओमेगा अपॉन 2 पाई, फ्रीक्वेंसी चाहिए तो ओमेगा अपॉन 2 पाई करना पड़ेगा, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/2 पाई√LC ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां से हमको फ्रीक्वेंसी भी पता चल गई, वेवफॉर्म का शेप भी पता चल गया। अब कॉस का वेवफॉर्म कैसा होता है, देखो कॉस का वेवफॉर्म यहां से चालू होता है, याद है, यहां से चालू होता है, तो ये कॉस, ओके। तो अब देखो, जा भाई ऊपर, ये देखो कॉस ही था ना, ये यहां से चालू हुआ था एग्जैक्ट, प्लस एम्पलीट्यूड भी VC 0 है, ठीक है, ये VC 0 है, तो एम्पलीट्यूड VC 0, मतलब इंट्यूशन एनालिसिस और ये एनालिसिस एकदम मैच हो गए, खट्टा खट भाई, एकदम एग्जैक्ट डिट्टो आ गया अपना। तो भाई मजा आ गया ना। अब IL निकालना है भाई, IL निकालना है, ठीक है। तो IL कैसे निकालते हैं, देखो अब एक और चीज, अरे कितनी नई नई चीजें मुझे खुद ही समझ में आ रहा है। अब देखो हमने क्या बोला था कि हमें एक ऐसा फंक्शन बताना है जिसको मैं डिराइव करूं तो वो खुद ही आए, तो हमने बोला e टू द पावर x को डिराइव करेंगे तो e टू द पावर x आएगा, ठीक है, सिंपल है, d/dt ऑफ e टू द पावर x खुद आएगा, d2/dt स्क्वायर ऑफ e टू द पावर x क्या आएगा, e टू द पावर x ही आएगा, है ना। ये x समझ लो, सॉरी x ये x के फॉर्म में कर रहे हैं, dq। बोला सर ये cos में कैसे आ गया, ये cos कैसा फंक्शन है, cos भी ऐसा ही फंक्शन है, याद करो, d/dt ऑफ cos t क्या होगा, माइनस साइन टी, है ना, d/dt ऑफ cos t माइनस साइन टी। अगेन अब इसका फिर से डेरिवेशन लो, d/dt ऑफ माइनस साइन टी, ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉस टी, ठीक है। तो अगर तुम माइनस को थोड़ा बहुत भूल जाओ तो कॉस टी को डबल डेरिवेटिव करेंगे, वापस कॉस टी आएगा, इसीलिए तो ये सॉल्यूशन मिला है भाई लोग, है ना। हमें क्या सॉल्यूशन चाहिए था, ऐसा फंक्शन जिसको 2 बार डिराइव करे पे, 2 बार डेरिवेटिव लेने पे वो सेम फंक्शन आ जाए, तो वो फंक्शन हमें मिल गया कॉस। कॉस भी ऐसा फंक्शन है जिसको 2 बार डेरिवेटिव लेने पे वो खुद आ जाता है, अलग से माइनस साइन में आता है तो आने दो, है ना। तो भाई ये सेम फंक्शन है, देखा, अगर आप इसको करोगे ना, 2 बार डेरिवेटिव लो इसका, VC 0 cos ऑफ, तो ये आता है 1/√LC, 1/√LC 2 बार बाहर आएगा, वो क्या हो जाएगा 1/LC, और ये माइनस एक साइन आएगा तो -1/, मैं मुंह पे बोल रहा हूं, ठीक है, लिखूंगा नहीं क्योंकि इतना तो दिमाग तुम में होना चाहिए, इसको 2 बार डिराइव करो
और प्लस VC अपॉन LC करो, आ जाएगा। आएगा कि नहीं, सोचो खुद। आ जाएगा यार, दिख रहा है मुझे। 1 अपॉन LC 1 अपॉन रूट अंडर LC का स्क्वायर 1 अपॉन LC, और ये VC तो है ही। तो मस्त, आ गया आ गया आ गया, जीत गया अपन। ठीक है, अब क्या करना है, करंट। तो अब देखो करंट कैसे लिखेंगे, तो IC इज इक्वल टू, क्या होता है फॉर्मूला, C dVC बाई dt, है ना, यही होता है। तो अब C d बाई डी टी ऑफ VC क्या है, VC है हमारे पास VC 0 कॉस ऑफ 1 अपॉन रूट अंडर LC इंटू टी। ठीक है, तो कॉस का क्या हो जाएगा, माइनस साइन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस C VC 0, और ये रूट अंडर 1 अपॉन LC एंड कॉस, सॉरी कॉस नहीं, साइन 1 अपॉन रूट अंडर LC इंटू टी। ठीक है, तो अब ये आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो या ऐसे भी रहने दे सकते हो। अब ये क्या है, हमारे पास IC है। ठीक है, IC है तो माइनस है। अब IL क्या है, IL इज इक्वल टू माइनस IC, IL इज इक्वल टू माइनस IC। तो IL क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा VC 0 इंटू, मैं क्या करूं, इसको अंदर लूं या नहीं, रहने देता हूं यार, C अपॉन रूट अंडर LC, तुम्हें सॉल्व करने का मतलब नहीं है, साइन ऑफ 1 अपॉन रूट अंडर LC इंटू टी। ठीक है, तो ये क्या आया, करंट साइन के फॉर्म में आया, वो भी पॉजिटिव साइन। करंट IL हमें लिखना था ना, तो देखो भैया करंट क्या आया, साइन। तो ये देखो साइन आया था करंट, याद है, ये यहां से साइन 0 से चालू होके ऐसे आया था। ठीक है, तो सब कुछ प्रॉपरली जो इंट्यूशन में लिखा था वो सेम का सेम वैसा वैसा आ रहा है। ठीक है, अब एक फाइनल चीज बस बताना चाहूंगा जो कि आपको आगे थोड़ा सा काम आएगा, जो कि ये कि अभी हमारे पास जो एक सॉल्यूशन आया है VC का जो सॉल्यूशन आया है VC 0 कॉस ऑफ अल्फा टी पकड़ लो या ओमेगा पकड़ लो, कॉस ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, ये ओमेगा क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। ठीक है, और जो रूट्स रहते हैं ना, ऑसिलेशन, ठीक है समझ लो, जो रूट्स रहते हैं ना, रूट्स जब भी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट मिलेंगे या इस तरह से रूट मिलेंगे तो कुछ तो फ्रीक्वेंसी मिलती है, जो कुछ तो ऑसिलेशन होता है, चाहे वो घटते हुए हो या बढ़ते हुए हो या सस्टेन्ड हो, तो वो ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी वो उसका रूट्स ही देता है। ठीक है, तो वो रूट्स क्या है, ओमेगा। तो ये जे ओमेगा प्लस माइनस जे ओमेगा के फॉर्म में रूट रहता है। ठीक है, तो यहां पे देखो रूट कहां था, ये रूट था, ऊपर था ना, ये यहाँ पे, तो ये रूट ये है ना, रूट ये है, तो ये जो रूट आपको दिख रहा है ये वाला, सॉरी हाँ, ये जो रूट आपको दिख रहा है प्लस माइनस जे ओमेगा के फॉर्म में, तो रूट्स जब भी दो रूट्स मिलेंगे आपको तो कुछ तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन होगा, तो वो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन आप डायरेक्ट ये ओमेगा लिख देंगे 1 अपॉन रूट अंडर LC, यहां से डायरेक्ट आप ओमेगा लिख सकते हैं। तो ये एक ध्यान में रखना। तो ये ओमेगा की बात हो गई, बट इस यहां पे हमने क्या यहां पे हमें रूट्स क्या आए, यहां पे रूट्स आए हमारे पास कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट विथ रियल इज इक्वल टू 0, तो रियल यहां पे 0 था, इसलिए चीजें आसान हो गई, बट एक्चुअली में चीजें डिफिकल्ट है। तो एक्चुअली में जो इसका फॉर्म आता है VC इज इक्वल टू, जब भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट्स मिलेंगे ना, तो ये VC 0 कॉस ऑफ, VC 0 मतलब VC 0 नहीं लिख सकते, कुछ तो इनिशियल कंडीशन वो हमें निकालना पड़ेगा। तो ये कुछ तो इनिशियल कंडीशन A, कुछ तो इनिशियल कंडीशन ओमेगा टी प्लस फाई, कुछ तो फेज शिफ्ट भी मिलेगा, और वो फेज शिफ्ट A एंड फाई कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम इनिशियल कंडीशन। ठीक है, तो A एंड फाई की जो वैल्यू है ना, A एंड फाई, वो हम इनिशियल कंडीशन से निकालेंगे। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग ये A e टू द पावर अल्फा टी प्लस A कॉन्जुगेट e टू द पावर अल्फा कॉन्जुगेट टी,
इससे डायरेक्ट अच्छा हम डायरेक्ट कॉस में, क्योंकि ये अल्टीमेटली कॉस के फॉर्म में ही आ जाता है, ठीक है। तो इसी फॉर्म में हम इसको सॉल्व करके डायरेक्टली निकाल सकते हैं इनिशियल कंडीशन से ए और फाई। तो ये ज्यादा हमें इंट्यूशन देगा क्योंकि कॉस के फॉर्म में आता है। तो अल्टीमेटली एक्सपोनेंशियल जो है वो कॉस और साइन के फॉर्म में ही इधर उधर करके आ जाते हैं, तो उसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो बहुत मजा आया यार, मुझे तो बताने में ये वीडियो बहुत मजा आया क्योंकि एकदम मस्त सभी तरह के एनालिसिस हो गई, मैथमेटिकल भी कर लिया, इंट्यूटिव भी कर लिया, हर तरह से इसको पूरा सर्किट को खोल के समझ लिया। स्टिल आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे नीचे पूछो, आई एम रेडी टू डिस्कस इट विथ यू। होप सो आपको वीडियो में मजा आया होगा। बेसिक इलेक्ट्रिकल में बहुत सारी चीजें यार कहने को बेसिक्स है, बट सारे फंडे यहीं से आपको क्लियर करने हैं, और एनालॉग डिजाइन इंजीनियर बनना है ना तो ये सब पक्का होना चाहिए, मैं सही बता रहा हूँ, ठीक है। तो बने रहो मेरे चैनल से, और सब्सक्राइब करो अब तक नहीं किया है, और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि अकेले आगे नहीं बढ़ोगे, सबको साथ लेके बढ़ना पड़ेगा, तभी आगे बढ़ पाओगे और कामयाब बनोगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।